हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों के साथ में, आप सभी लोगों का जो प्यार बना हुआ है सभी क्लासेस के साथ में, मैं उसे देख करके रियली आप सभी लोगों से खुश हूँ। बस ये प्यार जो है इसी तरह बनाए रखिएगा और मैं भी आप सभी लोगों के साथ में इसी तरह अपना जो है प्यार बनाए रखूँगा। और अगर आप सभी लोगों को पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है और कंटेंट में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ जो है बस एक बार इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दिया करें। इसके अलावा मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके थे जो सारे मृदा धातु है उन सभी की जल के साथ में अभिक्रिया यानी वाटर के साथ में ये रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि आपका बेरिलियम और आपका जो मैग्नीशियम है ये दोनों पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करके, मतलब ठंडा पानी है तो नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नीशियम तो केवल उबलते हुए पानी के साथ रिएक्शन करता है और बेरिलियम जो है वो जल हो चाहे भाप हो वो रिएक्शन करता ही नहीं है। और फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के हाइड्रोक्साइड कैसे बनेंगे वो भी बता दिया था। और फिर मैंने ये भी बताया था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अगर हमें हाइड्रोक्साइड चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, तो उनके हाइड्रोक्साइड कैसे आते हैं वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बेरिलेट आयन क्या होता है इसके बारे में भी। उसके बाद में इन हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं उन हाइड्रोक्साइडों की जो सारे प्रकृति है उसका क्या कर्म रहता है और वह कर्म किस वजह से होता है और इनकी जो विलेयता है उसके बारे में, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। और आज के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ में सारे मृदा धातुओं की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आप टॉपिक डालेंगे और ये हमारी दूसरी रासायनिक प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं और आप लिखेंगे O2 डाई ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? O2 के साथ में क्रियाशीलता के बारे में। अब अगर हम बात करें O2 के साथ में क्रियाशीलता की, तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है, जो सारे मृदा धातु होते हैं वो कम विद्युत धनी होते हैं। क्या होते हैं? कम विद्युत धनी होते हैं। इस वजह से ये सारे धातुओं के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वायु या ऑक्सीजन के प्रति जो है इनकी कम क्रियाशीलता होती है। तो आप लिखेंगे कि वायु या O2 के प्रति कम क्रियाशीलता। ठीक है, और कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? तो कम क्रियाशीलता क्योंकि सारे मृदा धातु, क्योंकि ये, ठीक है, अब सारे मृदा धातु के लिए मैंने वर्ड करा है यूज ये, तो ये जो है कम विद्युती होते हैं, कम विद्युत धनी होते हैं या होने के कारण। समझ में आ गई बात? तो इनकी ऑक्सीजन या वायु के प्रति जो कम क्रियाशीलता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण एक ही है कि ये कम विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो ही जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं या अभिक्रिया करेंगे। इसके अलावा जो आपका कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है वो ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और उस वजह से इनकी रिएक्शन क्या होती है हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि 12th लेवल तक इस इक्वेशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेरिलियम और केवल मैग्नीशियम तत्व की। तो दोस्तों जब बेरिलियम की और आपके मैग्नीशियम की
ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है या जो वायु है उसके अंदर तो भाई क्या होगा, वायु में तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन वगैरह अन्य गैसें भी होगी। तो बेरिलियम की जो है ऑक्सीजन के साथ में भी अभिक्रिया होती है तब तो देता है बेरिलियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया जो है नाइट्रोजन के साथ भी हो जाती है, इसलिए ये देता है बेरिलियम नाइट्राइड। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों वायु के साथ में अभिक्रिया करके हमें एक मिश्रण देंगे। वो मिश्रण होगा बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड का। तो आप लिखेंगे कि बेरिलियम और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में, जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट किया जाएगा तो ये हमें देगा बेरिलियम ऑक्साइड, और यहाँ पर इसको बैलेंस करते हुए ये बन जाएगा 2Be + O2। हीट करने का निशान, ये हीट का निशान है, ठीक है, ये हीट यानी गर्म करना, हीट का निशान है 2BeO यानी बेरिलियम ऑक्साइड। और जब हमारे बेरिलियम की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ होती है तो यह हमें देता है बेरिलियम नाइट्राइड यानी कि Be3N2, ठीक है। ये क्या है, अरे ये है क्या, बेरिलियम नाइट्राइड। समझ में आ गई बात। तो बेरिलियम नाइट्राइड क्या होता है, Be3N2, और इसको बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 3Be + N2 + Be3N2। समझ में आ गई बात। ऐसे ही इसके लिए तो याद रख लेंगे ये किसकी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई हमारे बेरिलियम की। अब दोस्तों बेरिलियम जो है उससे ज़्यादा विद्युत धनी कौन होता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो अधिक विद्युत धनी होने के कारण ये वायु में उपस्थित जो, या फिर वायु में जो है जब इसकी अभिक्रिया होगी तो ये ज़्यादा चमकीले प्रकाश के साथ में ज़्यादा चमकीली लाइट डेवलप करके जो है ये ज़्यादा शाइनिंग लाइट डेवलप करके रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी यही रिएक्शन होगी, ये है हमारा मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया होगी O2 के साथ में, और जैसे ही ये हीट होगा तो ये हमें देगा 2MgO, ठीक है। ऐसे ही जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ में होगी तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा। समझ में आ गई बात। तो ये मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया हो गई, और इसके साथ में यहाँ एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे कि मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनी, मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनी होने के कारण वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश यानी ज़्यादा साइन वाला जो लाइट है वो डेवलप करेगा। चमकीले प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 बनाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारा जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनकी ही अभिक्रिया के बारे में हमें, या इनकी ही रिएक्शन हमें मिलती है, और साथ ही साथ इनकी रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से होगी। तो जब ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे, और जब नाइट्रोजन के साथ हो रही है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड और बेरिलियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम जो है अधिक विद्युत धनी होता है, इस वजह से इसकी जो अभिक्रिया होगी वो अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ में जलकर होती है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट आप लिख देंगे इधर कि जो हमारा कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है
और बेरियम। भाई देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी होता है, और उसमें से जो राजी है रेडियम है वो तो रेडियो एक्टिव तत्व है, तो उसकी तो बात करनी नहीं है। बचे कौन कौन, बेटा और मांगे, वो दोनों रिएक्शन करते हैं, कैसे करते हैं वो बता दिया। अब बची है आपके कार स्कूटर और बापू, ये 3 जने बचे। इन तीनों की जो है ऑक्सीजन के साथ, तो आप लिखेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अति शीघ्रता से क्रिया करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिवली, मतलब ज़्यादा सक्रियता के साथ में अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनकी जो रिएक्शंस है उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, चलिए अब ये तो बात हो गई किसके बारे में दोस्तों, तो ये बात हो गई ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर। अब जो ऑक्साइड बन रहे हैं ना हमारे, उन ऑक्साइडों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे इधर टॉपिक अब ऑक्साइड, किसकी बात करने वाले हैं, ऑक्साइडों की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जो ये ऑक्साइड है दोस्तों, तो जो सारे मृदा धातुएं हैं वे ऑक्साइड जो है हमें धातु को ऑक्सीजन के साथ जैसे ही गर्म करते हैं, या आपके पास अगर धातु जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं है और आपके पास उस धातु का कार्बोनेट उपलब्ध है, तो उस कार्बोनेट को जैसे ही हम तापीय अपघटन करते हैं यानी टेम्परेचर दे करके इसको तोड़ते हैं, तो हमें ये ऑक्साइड मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि 2m, m की जगह आपका बेटा, मांगे और कार, ये 3 चीज़ें ही डायरेक्ट ऐसे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके हम जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, ये हमें दे देते हैं क्या, मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड दे देते हैं। तो यहाँ पर हम m क्या क्या ले सकते हैं, तो एक तो हम बात कर चुके हैं बेटा लेंगे, एक हम लेंगे मांगे और एक हम लेंगे कार। ठीक है, तो बेटा मांगता है कार, तब तो हमारे क्या बनेगा, केवल MO। और जब हमारे पास में हमने उसी धातु का कार्बोनेट लिया, यानी जैसे कि हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, बेरिलियम कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, तो इनको जैसे ही तापीय अपघटन करवाया यानी हीट करा, तो ये टूट करके हमें क्या देगा, एक तो देगा हमारे को क्या, ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो यहाँ पर अब हमें m क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम m ले सकते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर और बापू। ठीक है, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, सभी के सभी ये 5 धातु हम यूज करेंगे अगर कार्बोनेट इनके लिए जाए और उन कार्बोनेट को जो है तापीय अपघटन करवाया जाए, तो हमें यहाँ पर जो है क्या मिल जाता है, एक तो मिलता है ऑक्साइड और साथ में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ जो ऑक्साइड बन रहे हैं उसमें भी एक कंडीशन है कि आपका बेरिलियम, आपका मैग्नीशियम तथा आपका कैल्शियम, ये तीनों तो क्या बनाएंगे, मोनो ऑक्साइड। ठीक है, मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि आपका बेरियम और आपका स्ट्रोंशियम, ये दोनों जो है पर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ और कैल्शियम, ये तीनों तो बनाते हैं मोनो ऑक्साइड, और जबकि आपका बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है,
लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है धातुओं का आकार छोटा होता है, इस कारण से सार धातु जिस प्रकार से सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, वैसे यहाँ पर कोई भी धातु जो है हमारे सुपर ऑक्साइड बनाता नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे, तो और आप याद रख सकते हैं कि जो बेरिलियम है, तो बेरिलियम का आकार छोटा होने के कारण, बेरिलियम का आकार छोटा होने के कारण बेरिलियम ऑक्साइड सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है यह आपका कोवेलेंट नेचर का होता है, सहसंयोजक होता है, क्योंकि ये जो बेरिलियम है इसका आकार छोटा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जितने भी ऑक्साइड है, इन ऑक्साइडों के बारे में कि इन ऑक्साइडों की संभवन ऊर्जा, इनकी संभवन ऊर्जाएं जो है वो क्या होती है, उच्च होती है। और इनकी संभवन ऊर्जाएं उच्च होने के कारण, तो आप लिखेंगे होती है, इस कारण ये ताप के प्रति, टेम्परेचर के मतलब प्रति या उसके लिए, टेम्परेचर जो है उसके प्रति क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो प्रति अधिक स्थायी होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि इन ऑक्साइडों की जो संभवन ऊर्जाएं हैं वो ज़्यादा होती है, और ऑक्साइडों की संभवन ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ये जितने भी ऑक्साइड है ये टेम्परेचर के प्रति क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? चलिए बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के लिए कि ये जो ऑक्साइड है इसके अंदर बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो तो आपके जल में है अविलय, लेकिन जो अन्य बचे हुए जैसे कैल्शियम है, आपका स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इन सभी के जो ऑक्साइड है वो जल के साथ में आपके जैसे ही अभिक्रिया होगी तो क्या करते हैं, एक एनर्जी, उष्मा जो है, हीट जो है उसे एग्जिस्ट करते हैं, यानी उत्सर्जन उसका करते हैं, इमिशन होता है एनर्जी का, और उसके बाद में ये जो है विलय हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे अधिक जालक ऊर्जाओं के कारण बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में अविलय है, परंतु अन्य तत्वों के ऑक्साइड, परंतु अन्य तत्व जो भी है उनके ऑक्साइड उष्मा उत्सर्जन के साथ जल में
विलय होकर, जल में विलय होकर संगत हाइड्रोक्साइड, संगत हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अधिक चालक ऊर्जा के कारण बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो तो जल में अविलय है, लेकिन अन्य तत्वों के जो ऑक्साइड है वो जैसे ही जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो एक ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में फिर ये संगत क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और वो जल में विलय हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे ही जल के साथ में होगी तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम आयन दे देगा एक तो, और साथ में दे देगा हाइड्रोक्साइड आयन, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा, जो कि चली जाएगी ऊष्मा तो भाई बाहर निकल जाएगी, हीट तो। समझ में आ गई बात। तो आपके इस प्रकार से जो है ऑक्साइडों की कहानी होती है कंप्लीट, और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कौन कौन से ऑक्साइड और कैसे ऑक्साइड बनते हैं उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है। अब हम बात करेंगे कि इन तत्वों की अगर हम डाई हाइड्रोजन के साथ में क्रियाशीलता क्या रहती है, यानी कि जितने भी हमारे धातु है, मेटल्स है, जो कि किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, इनकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। तो आप लिखेंगे, अब हमारा टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक है H2 यानी डाई हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। ठीक है, डाई हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। तो डाई हाइड्रोजन के साथ में क्रियाशीलता किस प्रकार की होती है। तो बेरिलियम जो है दोस्तों उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बेरिलियम जो है वो आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। बेरिलियम की जब हम इसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो है दोस्तों परफेक्ट तरीके से अभिक्रिया नहीं करके इसमें क्या होता है कि बेरिलियम हाइड्राइड को हम बनाने के लिए दूसरे मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो हाइड्राइड है उनको जैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ में गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो ये बना देते हैं हमारे क्या, MH2। ठीक है, जिसके अंदर हम M क्या क्या ले सकते हैं, बेरिलियम को छोड़ करके सभी, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका बेरियम। समझ में आ गई बात। तो बेरिलियम के अलावा जितने भी सारे मृदा धातु है उनकी अभिक्रिया जैसे ही डाई हाइड्रोजन के साथ होती है और जैसे ही हम इनको गर्म कर देते हैं तो ये हमें दे देता है धातु हाइड्राइड। जबकि हमारा अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड मिल जाएगा, स्ट्रोंशियम मिल जाएगा, बेरियम मिल जाएगा, लेकिन बेरिलियम कैसे मिलेगा। तो बेरिलियम हाइड्राइड के लिए आप लिखेंगे कि, एक सेकेंड, डायरेक्ट नाम लिखिए, बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड को BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करवाने पर, रिडक्शन करवाने पर, अपचयन से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड को हम कैसे बनाएंगे, हमारे बेरिलियम क्लोराइड को यूज करते हुए किसके रेस्पेक्ट, किसे प्रेजेंट में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में अपचयन करवाने से ये देता है बेरिलियम हाइड्राइड। कैसे देगा, रिएक्शन लिख लीजिए आप, बेरिलियम क्लोराइड, इसको जैसे ही लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में अब चयन करवाएंगे तो हमें मिलेगा बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देंगे हम तो देखो Cl 3 है, एक 4 हो गए, 4 है यहाँ 2 ही है तो यहाँ लगा दो 2। ठीक है, ये हो गया 2 2 जा 4। फिर आपका बेरिलियम जो है इधर कितना, एक ही है, इधर 2 हो रहे हैं तो इधर 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन भी देखो 4 हो गए तो इधर भी 4 है, एल्यूमिनियम एक है, एक ही है, लिथियम एक है, एक ही है, Cl कितने 4 है तो इधर भी 4 हो गए, बेरिलियम 2 है, इधर भी 2 है, ये हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड अगर हमें चाहिए है तो हमारे को क्या चाहिए होगा, एक तो बेरिलियम क्लोराइड भी चाहिए होगा और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होगा, हमारे को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी चाहिएगा। समझ में आ गई बात, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे इसी के बारे में, इन्हीं के तत्वों के बारे में, जैसे कि हमारा बेरिलियम हाइड्राइड और इसके साथ साथ एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी इनके अंदर जो अष्टक पूर्ण होता है ना वो नहीं हो पाता है, इनके अंदर उस अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इस वजह से ये एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, साथ ही साथ ये होते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, कैसे होते हैं, सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और सहसंयोजक यौगिक होते हैं। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूनता यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उनकी पॉलीमरिक यानी कि बहुलक जो इसे कहा जाता है ना, तो बहुलकी संरचना स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये इलेक्ट्रॉन न्यून है और सहसंयोजक है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, इनका वो होता है पॉलीमरिक। और पॉलीमरिक का मतलब इस टाइप से कुछ दिखता है इनका शेप। ये देखिए, और इधर जुड़ जाएगा आपके बेरिलियम, फिर ये इधर आ जाएगा H, फिर ये इधर आ जाएगा H, फिर ये दोनों इधर जुड़ करके इधर बन जाएगा बेरिलियम, फिर ये इस टाइप से कुछ बनेगा इधर बॉन्ड। ठीक है, ये यही है मतलब ये, और इधर जुड़ जाएगा H, इधर जुड़ेगा H, फिर ये वापस से इस टाइप से जुड़ता जाएगा। ठीक है, इधर बन जाएगा बेरिलियम और ये चलता रहता है। समझ में आ गई बात, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एक तो कैल्शियम हाइड्राइड, एक हमारा स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, तथा एक तो हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्राइड, एक हो गया स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, और एक आ जाएगा बेरियम हाइड्राइड। ये तीनों जो है आयनिक प्रकृति के होते हैं, यानी इनका आयनिक नेचर होता है। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्राइड है इसे एक अन्य नाम भी दिया जाता है, इसे हम हाइड्रोलिथ कहते हैं। समझ में आ गई बात, तो कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, ये चीज़ को भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड तो होते हैं सहसंयोजक यानी कोवेलेंट नेचर होता है,
जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्राइड जो है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी सारे मृदा धातु है वो जल इनके जो भी हाइड्राइड्स होते हैं, यानी कि आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड हुआ, बेरिलियम हाइड्राइड हुआ, ये जल के साथ में क्रिया करके हमें H2 गैस निकलती है। और जब इस प्रकार का ये जो होता है, इस प्रकार की इस रिएक्शन को हम कहते हैं अपचायक की तरह यहाँ पर ये व्यवहार करेंगे। कौन? जो हमारे बेरिलियम हाइड्राइड है या जो भी हाइड्राइड यूज करो, कैल्शियम लो चाहे स्ट्रोंशियम लो, इस हाइड्राइड की जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया लेते हैं तो ये जो हाइड्राइड है ये वर्क करता है एज ए अपचायक। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये हो गया मेटल का हाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया जैसे ही जल के प्रेजेंट में होगी तो ये हमें देगा एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी देगा। ठीक है, इसको कर देते हैं बैलेंस, तो ये हो गया बैलेंस। तो जैसे ही हमारा मेटल हाइड्राइड जल के साथ में क्रिया करेगा तो एक तो हमारे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पर ये जो मेटल हाइड्राइड है ये कैसे काम करेगा? ये अपचायक है। क्या है? अपचायक। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके अंदर अगर हम m बराबर कैल्शियम लेकर के एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया 2H2O के साथ में करवाने पर हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2। समझ में आ गई बात? क्लियर है आपके? तो डाई हाइड्रोजन के साथ में जो आपके सारे मृदा धातु है उनकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी और इनके अंदर जो है जो हाइड्राइड बनेंगे उनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है। अगर आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के अंदर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से हमने फिजिक्स का 50% ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स जो है कर चुके हैं और अब आगे भी बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपके केमिस्ट्री का भी कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश है। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, 3rd चैप्टर जो है आपका अब इसका एक और वीडियो लाया जाएगा, उसके बाद में ये टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लें। अगर आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, आपसे नोट्स नहीं बन रहे हैं, तो नोट्स आप परचेज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मात्र 50 रुपये में पूरी सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और आज का लास्ट मोटिवेशनल कोट है हमारा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।